AS 19 स्टार्ट किया कल लीज। कल हम लोगों ने लीज में बात करी कि लीज कितने तरह की होती है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। हालांकि इंडिकेटर वगैरह नहीं बताया, वो सब आज बात करेंगे। फिर मैंने आप लोगों को कल बताया कि लीज का एस एप्लीकेबल नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्स, मोशन पिक्चर्स और यूज़ ऑफ लैंड, इन चीज़ों पे एस एप्लीकेबल। कल हमने मोटा मोटा सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ की बात करी, जिसमें एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है MLP, व्हाट इज़ मिनिमम लीज पेमेंट। MLP का मतलब है लेसी लेसर को जो पे करेगा मिनिमम अमाउंट, रेंटल पेमेंट, वो तो आएगा ही आएगा। नंबर 2 गारंटेड रेसिडल वैल्यू, GRV, जिसे हम प्यार से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, GRV मतलब गारंटेड रेसिडल वैल्यू, जो गारंटी दी है किसने, लेसी ने। किसको, लेसर। तो लेसी के लिए तो वो गारंटेड अमाउंट आएगा, लेकिन लेसर के लिए दो तरह के GRV होंगे, एक तो जो गारंटी दी है उसे लेसी ने, और एक गारंटी दी है थर्ड पार्टी। इन सबको अपन लोगों ने कल अपन ने एग्जाम्पल से समझा कि ये कैसे पॉसिबल है, थर्ड पार्टी क्यों देगा, वो सब बातें अपन ने कल करी। MLP बच्चे से याद रखना। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि अगर मान लो लेसी उसे टर्म पीरियड के बाद रिटेन करने की बोल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि यार ये चीज़ मैं बना रहा हूँ और तू मुझे दे दे, ठीक है, मैं तेरे हिसाब से बना रहा हूँ और एक टाइम पीरियड के बाद वापस तू मुझे ही दे देना। अभी तो मैं लीज पे ले रहा हूँ, लेकिन अगर 5 साल में अपनी अच्छी व्यवस्था हो गई, पैसे वैसे आ गए, तो ये चीज़ मैं तेरे से खरीद ही लूँगा। तो फिर जो पेमेंट लेसी लेसर को करेगा वो भी MLP में आएगा, जो पेमेंट लेसी लेसर को करेगा वो भी किस में आएगा, MLP में आएगा, बराबर याद रखना। तो MLP के अंदर अपन ने वो 2 डब्बे बनाए थे। कौन से डब्बे, कि अगर लेसी जो है उसको रिटर्न कर देगा एसेट को, और लेसी जो है उसको क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा। तो रिटर्न कर देगा या रिटेन कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था ये चीजें कभी भी MLP में नहीं आएंगी, ये बार बार लिखता है, कंटीजेंट रेंट नहीं आएगा और टैक्सेस नहीं आएंगे। मतलब लीज पेमेंट के अलावा ओवर एंड अबव जो भी पेमेंट लेसी लेसर को करता है वो नहीं आएगा, क्योंकि लेसी लेसर को वही पेमेंट ओवर एंड अबव करेगा जो बियॉन्ड द सर्कमस्टांसेस होंगी, या फिर जो कंपलसरी पेमेंट है। आज सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कुछ ये खड्डे वड्डे करवा दिए, इससे मनमोहन जी का ये घर खराब होगी, उनकी ये बिल्डिंग, तो मुझे ही देने पड़ेंगे पैसे। तो इसका ये मतलब थोड़ी मैं मनमोहन जी को रेंट दे रहा हूँ। ओवर एंड अबव में जो भी पैसे दे रहा हूँ वो रेंट नहीं है, रेंट में आई गया ना सब कुछ, जो मैं दे रहा हूँ वो रेंट, तो वो मेरे से लेंगे ही पूरा। एक्स्ट्रा पैसे वो मुझसे क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने कुछ कबाड़ा करा होगा उनकी बिल्डिंग का, या कुछ भी करा होगा, तो वो चीजें रेंट में नहीं आएंगी। कंटीजेंट रेंट भी नहीं आएगा। कंटीजेंट रेंट नाम ही कंटीजेंट है, आएगा कैसे, अभी तो पता ही नहीं है देना है कि नहीं देना। अभी कंटीजेंट रेंट की डेफिनेशन देखना, तो पता ही नहीं है कि देना है कि नहीं देना, किसी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड है, ऐसा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो इट इज नॉट सर्टेन, तो लूं कहां से। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई कल जाते जाते, इकोनॉमिक लाइफ और फेयर वैल्यू का मतलब भी बता दिया। फेयर वैल्यू तो हर जगह वही होती है, एक नॉलेजेबल बायर नॉलेजेबल सेलर के साथ आर्म्स लेंथ प्राइस पे जो ट्रांजैक्शन करता है उसे क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू। बार बार यही आता है। इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ तुम सुनते आए हो, जितने टाइम मेरी एसेट मुझे प्रोडक्शन करके देगी चलेगी, लेकिन यूजफुल लाइफ किसके हिसाब से होती है, लेसी के हिसाब से। इकोनॉमिक लाइफ ओवरऑल लाइफ है, इसमें बाय अदर पर्सन भी लिखोगे तुम, वन और मोर यूजर लिखोगे, क्या लिखोगे, वन और मोर। रेसिडल वैल्यू का पता ही है तुम्हें, मैंने GRV तो बता ही दिया, एक UGRV भी बताया, अनगारंटेड रेसिडल वैल्यू। याद रखना MLP में सिर्फ GRV आता है, UGRV, लेकिन जब हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसमें UGRV भी आएगा। क्या आएगा, क्योंकि उसमें MLP आएगा। और फिर पागल का बच्चा कैसे लिखता है MLP को, ऐसे तोड़ तोड़ के। MLP में क्या आता है, लीज पेमेंट GRV, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में UGRV एक्स्ट्रा आ गया, तो ये ऐसे लिख के लिखता है तोड़ के कि MLP में क्या आएगा भाई साहब, MLP में आएगा लीज पेमेंट GRV और UGRV, ठीक है, लेकिन अनडिस्काउंटेड, इसकी डिस्काउंटिंग नहीं करनी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था इसकी डिस्काउंटिंग कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो फिर ये नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का जो फर्क है वो फाइनेंस इनकम बन जाएगी। अब ये सब चीजें अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में काम आएंगी, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ डेफिनेशन कि इन टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है। और ज्यादा क्लैरिटी कब आएगी, जब हम इनको यूज में लेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, MLP, लेकिन जब यूज में लेंगे तो थ्योरी नहीं पड़ी होगी, बार बार बोलता हूं, तो फिर AS के क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। अब MLP बोल देगा वो, तो हमें याद होना चाहिए MLP में क्या लेना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये एंट्री MLP पे करनी है, तो तुम्हें याद तो MLP में क्या आएगा। मैं कहूंगा ये एंट्री तुम्हें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे करनी है, तो याद तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आएगी MLP प्लस UGRV। आप तो ये ऊपर का याद रखो, जबरदस्ती का कंफ्यूजन मत पालना दिमाग में, MLP और UGRV। UGRV मतलब
आरवी माइनस जीआरवी, बोलो क्योंकि आरवी रेसिडल वैल्यू है, उसमें से जीआरवी क्या है, गारंटेड वाली, तो गारंटेड वाली हटा दो तो यूजीआरवी आ जाएगी, अनगारंटेड वाली भी लेनी है इसमें अगर हो तो। मान लो क्वेश्चन में रेसिडल वैल्यू 5 लाख है, गारंटेड पूरी 5 लाख है, तो यूजीआरवी 0 आएगी, होगी तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, यूजीआरवी लेना है। और इनकी डिस्काउंटिंग कर देंगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, वो प्रेजेंट वैल्यू को नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, और ग्रॉस में से नेट हटा देंगे तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, ये ग्रॉस में से प्रेजेंट वैल्यू हटा दो तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, ठीक है। नेक्स्ट ये नेट इन्वेस्टमेंट, पागल का बच्चा है वापस उसी चीज को फिर टाइम पास करता है, डिस्काउंटिंग करते हैं यहाँ पे लिख के खत्म कर देता, लेकिन फिर इसको फैलाएगा। एमएलपी का मतलब क्या है, लीज प्लस गारंटी, और फिर वापस पागल बने करेगा, लीज के अंदर रेसिडल वैल्यू, अब रेसिडल वैल्यू में जीआरवी और यूजीआरवी दोनों ही आ गए ना, तो इसलिए इतना पागलपना याद ना रख के ये याद रखना, फालतू का कंफ्यूजन दिमाग में नहीं पाना, समझ रहे हो ना। ये कल भी जाते जाते बताया था कि रेसिडल वैल्यू के अंदर जीआरवी और यूजीआरवी आता है, तो ये जीआरवी यूजीआरवी को प्लस करके रेसिडल वैल्यू लिख रहा है, और यहाँ पे लिख रहा है अनगारंटेड वाली और जीआरवी अलग अलग, और यहाँ पे लिख रहा है यूजीआरवी और लीज पेमेंट, और लीज पेमेंट में जीआरवी आई गया, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी जीआरवी और यूजीआरवी दोनों लेना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, और जब उनको डिस्काउंटिंग करके लूंगा तो वही बन जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। बस इतना याद रखना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जीआरवी, यूजीआरवी और लीज पेमेंट 3 चीजें आएंगी, और इन्हीं चीज को डिस्काउंटिंग करके लूंगा तो वो बन जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। यहां तक कल बात हो गई थी, अब यहां से शुरू करते हैं, इंटरेस्ट बाकी है यहां से, कौन सी को जो रहता है, ब्रेक क्यों, हाँ मेरा ब्रेक, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, हाँ अब ये थोड़ा एफएम आएगी इसमें। वैसे आप जिस रेट पे डिस्काउंटिंग करोगे वो रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, उसी को जैसे मैंने आपको कल जाते जाते ये बताया था कि अगर मान लो मिनिमम लीज पेमेंट क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, और अभी ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, 3 साल का है बस, ये उनको चमका रहा है इधर कर इसको, आप पहले से चल गए। अरे एसएस करा दे, चल आ जा तू तो यहाँ देखो, अभी मैं ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, मान लो 1-1 लाख रुपए की 3 पेमेंट है बस, यूजीआरवी भी नहीं है, जीआरवी तो आई गया इसमें, मिनिमम लीज पेमेंट में जीआरवी आ जाता है। मिनिमम लीज पेमेंट 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो लीज पेमेंट और एक बहुत काम आने वाली ये सब चीज़ें, जिन्होंने जल्दबाजी में वीडियो देखी है घर जाके और अच्छे से भी देख लेना, कल की बता रहा हूँ। अब मिनिमम लीज पेमेंट में आप लोग डिस्काउंटिंग करोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। अब मैं आपको क्वेश्चन में दे ही रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मान लो 10%, मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, सबका फेवरेट 0.909, 0.826, 0.75 है ना। इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 90,900, ये हो जाएगा 82,600, और ये हो जाएगा 75,100। इन सबको जब तुम टोटल करोगे, इनको टोटल करोगे तो ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट GI, ठीक है, और ये है नेट इन्वेस्टमेंट NI, याद रखना। 3 लाख आएगा जाहिल गवार, 30 लाख, ठीक है, और ये आएगा कितना, 2,06,000। कल जाते जाते एक बात और बोली थी, मेरे से अगर एग्री करो तो हाँ या ना में जवाब देना। ये जो नेट इन्वेस्टमेंट है जो मैंने डिस्काउंटिंग करके निकाली है, ये पैसा मुझे 3 सालों में मिलेगा, तो 3 सालों में जो पैसा मुझे मिलेगा, अगर आज मैं उसकी डिस्काउंटिंग कर लूँ तो क्या इस एसेट की फेयर वैल्यू भी यही मान लूँ, अगर इसकी यूजफुल लाइफ 3 साल ही है तो? अगर ये एसेट 3 ही साल चलने वाली है तो जो पैसा मैं आपसे रिकवर करूँगा वही तो फेयर वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए क्वेश्चन में कोई और फेयर वैल्यू गिवन ना हो तो इसी को क्या माननी है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नॉलेजेबल बायर नॉलेजेबल सेलर से इसी प्राइस पे खरीदेगा उस चीज़ को, ये उसकी क्या है, फेयर वैल्यू, क्योंकि उसमें से मैंने इंटरेस्ट का फैक्टर हटा दिया, इसकी क्या कर दी मैंने, डिस्काउंटिंग। अब मेन बात ये नहीं है, मेन बात तो ये है कि ये रेट अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो 10%, एक आध दो क्वेश्चन है ऐसे इसमें, तो आपको रेट IRR वाले मेथड से निकालनी है, ट्रायल एंड एरर से। ट्रायल एंड एरर मेथड ये कहता है कि इसकी डिस्काउंटिंग करो एक ऐसी रेट से
जिससे रेट इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है, और एक ऐसी रेट लो जिससे इनफ्लो आउटफ्लो से कम आए, और दोनों की रेट के बीच में IRR आए। अब बेटा 1, 2 और 3 तुम लोगों को मैं बाद में समझाऊंगा IRR कैसे निकलती है, बाकी सबको FM में याद ही है। तो याद रखना किसी क्वेश्चन में अगर IRR गिवन ना हो, इंटरेस्ट की रेट गिवन ना हो, तो वी हैव टू कैलकुलेट IRR बाय इंटरपोलेशन मेथड। किससे? और ट्रायल एंड एरर मेथड, बहुत सारे नाम है इसके, ट्रायल एंड एरर मेथड बोल दो, इंटरपोलेशन, कोई भी मेथड बोल दो, लेकिन रेट फॉर्मूला वही रहेगा, लोएस्ट रेट प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P1 माइनस P2 इंटू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। दूसरे कोई बच्चे अकाउंट्स, टीचर अकाउंट्स पढ़ाते तो बोलते ये आपने FM में पढ़ा होगा, आपके सर ने पढ़ाया होगा, तो मैं भी ऐसे बोलूँ कि ये आपके सर ने आपको FM में पढ़ाया होगा, और ये कहाँ काम आता है? FM में काम आता है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में काम आता है, KD में काम आता है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में, ऑलमोस्ट हर ही चैप्टर में हमने ये फॉर्मूला, आपने ये फॉर्मूला अपनी FM की क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। और आई होप आपको FM में अच्छे से पढ़ाया होगा इसको, ठीक है। तो ऐसी रेट जिसमें इनफ्लो की वैल्यू आउटफ्लो की वैल्यू के बराबर आती है उसे IRR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे भी मुझे ये लगता है कि अब क्योंकि बोथ ग्रुप के मतलब ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, अकाउंट्स अलग है, FM अलग है, तो वो रेट अकाउंट्स में ही पूछ सकता है, FM में ही पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये तय है कि अगर यहाँ पूछ लिया तो शायद वहाँ चांस कम हो गए, वहाँ पूछ लिया तो यहाँ चांस कम हो गए। पहला पेपर तुम अकाउंट्स का ही दोगे, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट दोनों जगह पे सेम है। यहाँ पे क्या है, पूछने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो रेट के अंदर मगजमारी ना करके वो रेट खुद दे देगा हमें। लेकिन अगर वो रेट ना दे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वो रेट है जिससे मिनिमम लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू और अनगारंटेड रेट की प्रेजेंट वैल्यू उसके आउटफ्लो के बराबर आनी चाहिए। ये देखो, आउटफ्लो आप फेयर वैल्यू को मान लो, इनफ्लो आप लीज पेमेंट और इनको मान लो, ठीक है, और ये दोनों बराबर आएंगे, उस रेट को इंटरेस्ट रेट या इम्प्लिसिट रेट बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ठीक है। सिंपली स्पीकिंग इसने भी लिख दिया IRR, सरल भाषा में बोले तो उस रेट को क्या बोलेंगे? IRR। तो मतलब आप बस इतने पूरे टॉपिक में बस इतना लिख दो कि इंटरेस्ट रेट गिवन ना हो तो वी हैव टू कैलकुलेट IRR। बाकी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझाऊंगा कैसे निकलेगी। लेसी के लिए भी जो इंटरेस्ट रेट है वो बोरोइंग रेट है, जिस रेट पे वो एसेट को खरीदने के लिए बोरो करता मार्केट से, वो उसकी IRR होगी। वो IRR भी गिवन ना हो लेसी की तो ऐसे ही IRR वाले मेथड से निकालनी है। लेकिन 90% क्वेश्चन में रेट गिवन होगी, रेट गिवन होगी तो ये मगजमारी नहीं करनी है। डिस्काउंटिंग करना तो तुम लोगों को भी आता है ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना। अगर रेट गिवन हो तो अभी जो मैंने क्या करना क्या था उसमें 0.909 उनसे मल्टीप्लाई करना था। बस डिस्काउंटिंग करना किसे बोलते हैं? एक रेट से डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालो और इन फ्लो को उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका कैश फ्लो है उसको उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो डिस्काउंटिंग हो गई। तो डिस्काउंटिंग तुम कर लोगे रेट गिवन हो, लेकिन रेट गिवन ना हो तो फिर रेट निकलेगी IRR से। कैसे निकलेगी? ठीक है, अब आगे आओ, व्हाट इज कंटिंजेंट रेट? ये बार बार आ रहा है ना, अपन पढ़ टर्मिनोलॉजी रहे हैं, क्या चल रहा है इसमें? टर्मिनोलॉजी। मैंने कल कहा था 5 एक टॉपिक है इसमें, किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? टर्मिनोलॉजी, इसका स्कोप, इसकी अकाउंटिंग और सेल एंड लीज पे। मैंने कहा था 5 चीजें पढ़ाऊंगा इसमें, वही चल रहा है अभी। अभी अपन सेकेंडरी टॉपिक पे है जिसमें हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेशन। बहुत सारी डेफिनेशन हमने पढ़ गई। नॉन कैंसिलेबल लीज के बारे में कल पढ़ा, MLP के बारे में पढ़ा, रेसिडुअल वैल्यू के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ा, यूजफुल लाइफ के बारे में पढ़ा। ये सब डेफिनेशन चल रही है। अब एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, व्हाट इज कंटिंजेंट रेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कल बता ही दिया था, लीज पेमेंट का वो पोर्शन जो अभी तक फिक्स नहीं है, वो अभी तक फिक्स नहीं है, जो बेस्ड है किसी और फैक्टर्स पे। जैसे अभी मान लो मैंने, सुनो बराबर, मैंने एक जगह इससे ली किराए पे। मैंने इससे कहा कि यार इस पे मैं एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, बढ़िया, लेकिन मुझे पता नहीं हो कितना चलेगा कितना नहीं, तो अभी रेंट तू थोड़ा एक मिनिमम ही रख, फिर आगे भविष्य में देख लेंगे अपन। तो इसने कहा ठीक है सर, एक काम करते हैं, आप अभी मुझे 20,000 रुपये रेंट देना, बाद में जैसे जैसे ग्रोथ होती है, आपके बच्चे अच्छे आते हैं, ये होते हैं वो होता है, तो अपन इस रेंट को बैठ के वापस से रिवाइज कर लेंगे, फिर उसमें आप मेरे को फिक्स पोर्शन तो देना ही देना, वेरिएबल में भी इतना % और दे देना फिर। लेकिन वो अभी डिसाइड नहीं है, वो डिपेंड करेगा फ्यूचर के फैक्टर पे, लेकिन उसकी बात आज ही हो गई है, तो वो कंटिंजेंट रेंट है।
क्योंकि ये डिसाइड नहीं है इसलिए इसको मिनिमम लीज पेमेंट में नहीं लेते। एमएलपी में सब जगह ये पढ़ाया है तुम्हें, लेसी के हिसाब से भी लेसर के हिसाब से भी, कि एमएलपी में कंटीजेंट रेंट नहीं आती। लेकिन डेफिनेशन में याद रखना आप लोग कि कंटीजेंट रेंट होता क्या है। ये हो गया कंटीजेंट रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ लीज इंक्लूड एग्रीमेंट फॉर द, अब ये पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है लीज के एज में हायर परचेज के एग्रीमेंट भी कवर्ड है। और हायर परचेज के एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप डाउन पेमेंट देते हो, वो चीज ले लेते हो और वो चीज को फिर इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, और वो इंस्टॉलमेंट में ब्याज भी शामिल होता है। हायर परचेज में और लीज में क्या फर्क है? हालांकि लीज में हायर परचेज कवर्ड है, बस एक बात समझ लेना, हायर परचेज में आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ओनरशिप मिलेगी। यहां मिलेगी कि नहीं वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज है तो ओनरशिप नहीं मिलेगी, फाइनेंशियल लीज है तो मिलेगी। लेकिन हायर परचेज में तो ओनरशिप मिलती ही मिलती है जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। लेकिन हायर परचेज भी इसमें कवर्ड है, अंडरलाइन कर लो। द डेफिनेशन ऑफ लीज इंक्लूड द एग्रीमेंट ऑफ हायर परचेज which give hirer an option to acquire the title upon fulfillment of condition। और वो fulfillment of condition क्या होती है ऊपर लिख लो, upon paying last installment। यही होती है शायद कंडीशन कि आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? टाइटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये रहा नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है। हायर परचेज एग्रीमेंट इंक्लूड द एग्रीमेंट अंडर व्हिच प्रॉपर्टी इज पास टू द हायरर ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट एंड हायरर हैज अ राइट टू टर्मिनेट। आपको चीज मिल जाएगी और आप चाहो तो बीच में कभी भी टर्मिनेट कर सकते हो, फिर उसमें आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमें इसमें नया क्या सीखा? हमने ये सीखा कि लीज में हायर परचेज भी कवर्ड है, तो कोई हायर परचेज का भी आ जाए तो उसको लीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। चलो, नाम अलग अलग है। अब आता है मेन टॉपिक हमारा, टाइप्स ऑफ लीज। दो तरह की लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज। सामने देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है तो अकाउंटिंग में बनेगा कि लेसर की बुक में अकाउंटिंग कैसे करें, लेसी में कैसे करें। जब आप वो अकाउंटिंग पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, एमएलपी सब काम में आएगा। तो वो जो थ्योरी अभी तक पढ़ी वो प्रैक्टिकल वाली थ्योरी थी, काम में थ्योरी में आएगी। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज जीआरबी, व्हाट इज यूजीआरबी, व्हाट इज फलाना। अरे भाई वो सुन लेना, पढ़ाऊंगा ना मैं, अभी बकवास थोड़ी कर रहा हूं मैं यहां पे। आपको जो ऊपर मैंने थ्योरी पढ़ाई है, एमएलपी क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये जो प्रैक्टिकल, ये जो थ्योरी है ये काम आएगी अब प्रैक्टिकल में, जब मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा। और ये जो थ्योरी है ये सिर्फ थ्योरी है, इसका क्वेश्चन आएगा केस स्टडी बेस, पहचानने वाला। बताओ ये ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंशियल लीज है? ऑपरेटिंग लीज वो लीज होती है जिसमें लेसर लेसी को रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं करता, क्योंकि हम लोग लॉ में पढ़ते हैं रिस्क फॉलो ऑनरशिप। रिस्क किसको फॉलो करती है? ऑनरशिप को। और फाइनेंस लीज में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, ऑपरेटिंग लीज में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर नहीं होती। तो इसकी डेफिनेशन ही ऐसे बनेगी। यहाँ पे एक चार्ट बना होगा, ये रहा, ये चार्ट टिक कर लो, ऊपर का काट देना पूरा। ये देखो, फाइनेंस लीज में क्या होगा? रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएंगे। एक टिपिकली एक लोन अरेंजमेंट होगा, बस चीज आपकी है, मैंने आपको दे दी है, आप मुझे धीरे धीरे करके पैसा चुका रहे हो, बस। तो एक तरीके का लोन हो गया ये। आप खुद भी खरीद सकते थे उस चीज को, कल किसी ने पूछा था कि सर वो खुद ही क्यों नहीं खरीदा, नहीं है उसके पास पैसे, तो ये टिपिकली इट इज अ लोन एग्रीमेंट। यहां पे मैं आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, तो इट इज अ टिपिकली रेंटल एग्रीमेंट। ये एक प्रकार का रेंटल एग्रीमेंट। ये है ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल। मैंने ये बिल्डिंग वैसे तो रेंट पे ले रखी है, मान लो मैं रेंट की जगह वर्ड लीज यूज करता, मैं ऐसा कहता कि मैंने ये बिल्डिंग लीज पे ले रखी है। लोग ये दोनों वर्ड को इंटरचेंज करते रहते हैं, रेंट को लीज बोलते हैं, लीज को रेंट बोलते हैं। बाजार में आप जाओगे तो ये दोनों वर्ड सुनने में आएंगे आपको। तो अगर मैं ऐसा बोलता कि मैंने ये बिल्डिंग लीज पे ले रखी है, तो वुड इट मेक एनी डिफरेंस? मैं तो सबको यही बोलता कि मैंने ये बिल्डिंग लीज पे ले रखी है।
चलो ये बताओ, अगर मैंने ये लीज पे ही ले रखी होती तो ये ऑपरेटिंग लीज होती कि फाइनेंशियल होती? ऑपरेटिंग होती, क्योंकि इसके रिस्क और रिवॉर्ड, इसको कुछ भी हो जाता है बिल्डिंग को तो रिस्क किसकी है? मनमोहन जी की। इस बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है तो रिवॉर्ड भी किसका है? मेरे को तो हर साल क्या देना है सिर्फ। तो इट इज अ टिपिकल रेंटल एग्रीमेंट और अ लीज एग्रीमेंट, बट लीज इज ऑपरेटिंग। तो इसकी अकाउंटिंग इतनी सिंपल है और एग्जाम में आती नहीं है। सारा मसला, सारा कुछ हमारा दिमाग किस पे लगेगा? अकाउंटिंग इसकी टफ है। इसमें तो रेंटल एग्रीमेंट है, मैं हर महीने मनमोहन जी को रेंट दे रहा हूं, मनमोहन जी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम टू P&L। मैं एंट्री करूंगा रेंट पेमेंट टू बैंक, P&L टू रेंट। क्या इसमें महान काम है? मैं रेंट दे रहा हूं, वो रेंट ले रहे, मेरा कैश जा रहा है, उसकी कैश आ रहा है, उनके लिए इनकम, मेरे लिए खर्चा। तो इसकी अकाउंटिंग में कोई इतना महान काम, जो दिमाग लगेगा वो किस में लगेगा? ऊपर तुम्हें जितनी भी टर्मिनोलॉजी सिखाई मैंने वो सब कहां काम आएगी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहां काम आएगा? नेट इन्वेस्टमेंट कहां काम आएगा? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कहां काम आएगी? MLP कहां काम आएगा? सब कुछ नाटक किस में होंगे? फाइनेंस में। ठीक है, ये टिक कर लेना। ये रिस्क और रिवॉर्ड का मतलब समझाया है। फाइनेंस लीज, हाँ, हायर परचेज भी एक तरीके की फाइनेंस लीज है अगर ओनरशिप आपको मिल रही है, क्योंकि मिल ही जाती है लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसमें ही मिलती है, इसमें भी मिलती ही है। ठीक है, हायर परचेज करके एक चैप्टर भी आता था तुम्हें, अब कट गया इंटर में अकाउंट्स में। बोलो, हाँ ले आओ ना। और मेरी बात सुन, वो मम्मी को कहीं बाहर लेके जाना है, वो स्टेशन वहाँ यहाँ क्या बोलते हैं गुमानपुरा, तो अभी तो आके जाऊँगा, मुझे महिमा के 2-3 दिन। हाँ तो लेके कितनी देर लगेगी? मुझे बैंक का काम है, मुझे सर्विस होती है, उन्होंने बोला अर्जेंट है, करना ही पड़ेगा, फिर बैंक के जाऊँगा। कितनी देर का काम है आपका? अब यहाँ पे एक जो मैंने तुम्हें कहा ना, ये चीज़ को हटा देना, क्योंकि ऊपर डेफिनेशन में तो यही लिखा हुआ है, ये तो अपन ने चार्ट से समझ लिया। इसमें रिस्क और रिवॉर्ड का मतलब बता रखा है, तो मुझे लगता नहीं है कि पूछेगा रिस्क क्या है। कि अगर मान लो कोई आइडल कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ये आ गया, जैसे अभी मैंने कहा कि कुछ भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो वो रिस्क है, तो मेरा नहीं है, वो मनमोहन जी का है। और अगर मेरा है तो मतलब फाइनेंस रिस्क है। और रिवॉर्ड, जैसे मेरा ऑपरेशन प्रॉफिटेबल हो गया, ये जगह मेरे को फंस गई, बहुत बच्चे आ गए इस जगह पे, पहले दूसरी जगह पे नहीं आते थे, ठीक है, फंस गई मेरे को, तो कहते ना जगह फल गई आपको ये जगह, तो उससे कोई पॉसिबल, मेरा आउटपुट बहुत अच्छा हो गया, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा आ गए, ये हो गया वो हो गया, तो वो रिवॉर्ड मेरा नहीं है, वो मनमोहन जी का है अगर, तो वो उनकी, और मेरा है रिवॉर्ड, सब मुझे मिलेगा, जो भी कुछ हुआ, इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, मुझे मिलेगा, जो मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फिर ये रिवॉर्ड और रिस्क अगर मेरे नहीं है तो ये ऑपरेटिंग रिस्क है, और अगर मेरे हैं तो ये फाइनेंस रिस्क है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाना है, कैसे पता चलेगी ये ऑपरेटिंग रिस्क है और ऑपरेटिंग लीज है और फाइनेंशियल लीज है, क्योंकि दिक्कत तो इसको पहचानने में ही है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये लीज ऑपरेटिंग है कि फाइनेंसिंग है, क्योंकि अभी मैंने कहा थ्योरी का क्वेश्चन इस पे से बनेगा। तो इन्होंने इस एएस में 5 पैरामीटर दे रखे हैं, अगर ये 5 में से एक पैरामीटर में भी आप फिक्स बैठ गए तो ये फाइनेंस लीज है, नहीं तो ये फाइनेंस लीज। फिर 3 इन्होंने सजेस्टिव वाले भी दिए हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे भी देख लो, लेकिन सजेस्टिव वाले इतने ठोस एविडेंस नहीं है जितने मेन वाले हैं, क्योंकि मेन एएस में पहले से डले हुए हैं, ये सजेस्टिव वाले बाद में डाले। और ये खुद बोलते भी हैं कि जो सजेस्टिव वाले पैरामीटर है वो फुलफिल हो भी जाए और मेन वाले नहीं हो रहे तो आप उसे ऑपरेटिंग लीज ही मानना। तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकला ना, फिर हमारे लिए तो मतलब ही 5 का निकला, क्योंकि आप खुद ही इसको सेकेंडरी समझ रहे हो। तो देखो 5 पैरामीटर ऐसे हैं जो डिटरमिनिस्टिक है, डिटरमिनिस्टिक मेन है, और ये क्या है 3 सजेस्टिव है। और इवन देखो लिखा हुआ है इवन इफ ऑल द कंडीशंस आर मेट, इसमें तीनों कंडीशन भी पूरी हो जाए तो भी जरूरी नहीं है कि ये फाइनेंस लीज है, और इसमें तो 5 में से एक भी हो जाए तो फाइनेंस लीज है। कितनी बड़ी बात है। तो जो ये 5 है इनमें से एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो ये क्या है फाइनेंस लीज, और ये तीनों भी पूरी हो जाए तो भी जरूरी नहीं है कि ये फाइनेंस लीज है, जब तक इनमें से एक पूरा।
तो फिर ये हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट हो गए। तो जो पूछे वो ये 5 चीजें हैं, 5 में से एक पूरी होनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 तो सबसे सिंपल है। अगर मैं लीज के बाद ऑनरशिप तुम्हें दे दूंगा तो फाइनेंस लीज है, क्योंकि वो तो सबसे सिंपल है। देखो नंबर 1, लीज ट्रांसफर, लेसी लीज ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ एसेट टू द, ये लीज नहीं है, लेसर है यहाँ पर। लेसर ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ एसेट टू लेसी। अगर लेसर लेसी को ओनरशिप दे देगा, लेसर लेसी को ओनरशिप दे देगा, तो फिर वो कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। कौन सी लीज है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सुनो इधर। आज मान लो अपूर्व का घर बिक रहा था, मैं आ गया बीच में, घर मैंने खरीद लिया और मैंने ही खरीद के अपूर्व को दे दिया। अब मैंने अपूर्व को कहा कि यार देख तेरा घर है, मैं चाहता नहीं था कोई और ले, तो मैंने ले लिया, तुझे दे दिया। तो अपूर्व ने कहा तो भी ठीक है सर, रहूँगा तो मैं किराए के घर में ही, कोई और रहता तो भी मैं उसके घर में किराए से रहता, अब मैं आपके घर में किराए से रह रहा हूँ, मेरी चीज़ तो चली गई। मैं कहा देख बेटा मन छोटा मत कर, एक काम करते हैं, तेरे को घर बेच के जो पैसा आया तो उन्हें चुका दिया, जो भी कुछ हुआ, अब ये घर मेरा हो गया, मैंने खरीद लिया ये घर, अब तो इसमें रह आराम से, इसमें तू मुझे इतना रेंट दे दे कि 10 साल में मेरे वो रेंट से मेरे पैसे रिकवर हो जाए। 10 साल बाद ये तू ही ले लेना है कौड़ियों के भाव में, क्योंकि मेरे को तो मेरे पैसे चाहिए थे, मेरे को ये चाहिए कि मेरे पैसे भी आ जाए और तू घर से बेघर भी ना हो। तो मैंने लीज के शुरू में ही ये कह दिया कि जैसे ही लीज टर्म खत्म हो तो ये चीज तू ले लेना, मैं किसी और को नहीं दूंगा, और अभी भी तू ही रहेगा इसमें, तेरे को ऐसा लगेगा ही नहीं कि तू अपना घर छोड़ के गया है। तो भैया मैंने ऑप्शन ही दे दिया तेरे को कि तू ले लेना। तो ये कौन सी लीज है? फाइनेंशियल लीज है। तो फाइनेंशियल लीज में लेसर ट्रांसफर कर देता है ओनरशिप किसको? लेसी को। ठीक है, यहां पे सेकंड पॉइंट, 1 मिनट रुक जाओ। सेकंड पॉइंट में लेसर लेसी को एक ऑप्शन देगा कि आप इस चीज को खरीद लेना एक ऐसी वैल्यू पे जो फेयर वैल्यू से बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम, इतनी कम है कि ये सर्टेन है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज ही करेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कौड़ियों का दाम लगाया है। तो फिर आप उसे भी ऑपरेटिंग लीज ना मान के फाइनेंशियली मानना। जैसे पहले और दूसरे में फर्क समझना, पहले में तो मैंने यही लिखा है कि तुझे दूंगा मैं, पैसे की तो बात ही नहीं हो रही, मैंने बोल ही दिया ऑनरशिप तेरी है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल, पैसे की तो बात ही नहीं हो रही। दूसरे में ये है कि अपूर्व ये चीज को तू यूज कर, 10 साल बाद इस चीज को तू 2 लाख रुपए में ले लेना, जबकि 10 साल बाद इसकी रेसिडुअल वैल्यू आज 20 लाख रुपए आ रही है आज, और है तो ये चीज 1 करोड़ की, लेकिन 10 साल बाद भी इसकी रेसिडुअल वैल्यू 20 लाख है, और मैं कह रहा हूं 10 साल बाद तो इसे मात्र 2 लाख। तो कोई ऐसा छोड़ेगा? कोई ऐसा ऑप्शन छोड़ेगा? बेवकूफी होगा कोई जो छोड़े। तो आज से ही इसको ऑपरेटिंग ना मान के फाइनेंशियल मान लो। क्या मान लो? याद रखना, ये लीज का आइडेंटिफिकेशन, बोलो मेरे साथ, लीज का आइडेंटिफिकेशन इंसेप्शन पे करना है, बिगिनिंग में करना है, अकाउंटिंग भी उसी हिसाब से करनी है, इसलिए ये इंडिकेटर पढ़ाए जा रहे हैं। अगर मान लो मैंने आज ऑपरेटिंग रखा, बाद में फाइनेंसिंग माल ही दिया, मैंने बेच ही दी, तब थोड़ी दिक्कत आएगी, बेच दी तो उसी वक्त रिकॉर्ड कर लो उसे। दिक्कत तो आ जाएगी कि आज जब मैंने ये चीज लीज पे दी है तो इसे ऑपरेटिंग मानूं कि फाइनेंशियल। आज अगर 5 में से एक कंडीशन भी पूरी हो जाए, आज फाइनेंसिंग मान लेना। क्या मान लेना? फाइनेंसिंग मान लेना आज ही, अगर 5 में से एक कंडीशन भी पूरी हो जाए, 5 में से एक कंडीशन भी पूरी हो जाए। तो देखो अब सुनना बराबर, मैं अभी आ रहा हूं, कोई डाउट हो तो। लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट, लेसी को एक ऑप्शन दिया गया कि तू परचेज एसेट कर लेना ऐसी राइट पे, ऐसी प्राइस पे जो सफिशिएंटली इतनी लोअर है, फेयर वैल्यू से इतनी लोअर है, और ये रेट इंसेप्शन पे ही डिसाइड कर ली गई है, इतनी लोअर है कि ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल, कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर ही लेगा, रीजनेबली सर्टेन है, रीजनेबली सर्टेन है कि वो बंदा ऑप्शन एक्सरसाइज, क्योंकि इतनी मरी हुई रेट बोली है मैंने उसे, इतनी मरी हुई रेट बोली है कि वो मना कर ही नहीं सकता। तो नंबर 1, अगर लेसर लेसी को एसेट की ओनरशिप दे दे। नंबर 2, लेसर लेसी को ऐसा ऑप्शन दे कि आप ये लीज एसेट को एक्वायर कर लेना एक ऐसी प्राइस पे जो फेयर वैल्यू से, रेसिडुअल वैल्यू से बहुत ही
कम है, उस समय की वैल्यू से बहुत ही कम है, और ये रीजनेबली सर्टेन है कि लेस ही उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, तो भी आप समझ लो ये फाइनेंस लीज है। याद रखना, फिर बोल रहा हूँ, ये पांचों ऑप्शन, ये पांचों कंडीशन डे 1 पे देखना है। डे 1 पे अगर हमें पता चल जाए कि ये फाइनेंस लीज है तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करना, और डे 1 पे हमें पता चल जाए कि ऑपरेटिंग लीज है तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करना। इसमें क्वेश्चन सारे फाइनेंस लीज के दे रखे हैं क्योंकि मजा उसी में है। ऑपरेटिंग लीज में, अकाउंटिंग में कोई मजा, उसमें सिंपल है बिल्कुल। हाँ बोलो। कुछ नहीं कर सकते। आज तूने फाइनेंशियल लीज मान के अकाउंटिंग तो कर ही ली 5 साल तक, अब उसने नहीं ली है तो रिवर्स तो कर नहीं सकते हो 5 साल की अकाउंटिंग को। तो उस समय पे जो भी वैल्यू पे ट्रांजेक्शन हुआ है और नहीं भी हुआ है तो आपने जो ट्रांजेक्शन पहले कर दिया, ये बात लिखी हुई आएगी आगे, उसका कुछ छेड़ना वेड़ना नहीं है। ये आपका प्रूडेंस है जो आपको बताएगा कि आपको ऑपरेटिंग मानना है कि फाइनेंसिंग मानना है। आप अपना प्रूडेंस यूज करो, बाद में वो कल गलत भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग तो आपको वैसे ही करनी है जैसा आपने इंसेप्शन पे डिसाइड किया है, जैसा आपने इंसेप्शन वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ। इंसेप्शन मतलब बिगनिंग में, स्टार्टिंग में। इंसेप्शन मैंने कहा था विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ कमिटमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट, विच एवर इज अर्लियर, याद रखना। फर्स्ट टाइम में क्या मान लिया? फाइनेंसिंग मान लिया। हाँ हाँ, उसके बाद से आप डिफरेंट कर सकते हो, उसके बाद आप ऑपरेटिंग समझ के नॉर्मल अकाउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये है कि बीच में से अगर उसने मना किया है और वो है तो आपको उसकी अकाउंटिंग में जो पहले किया है, क्योंकि आप लोग जितना आसान समझ रहे हो उतना है नहीं। अगर मैंने एक बार पहले, मैं आपको चलो एक आगे की बात अभी बता दूँ, जब मैं इसको फाइनेंस लीज मानूंगा तो डे 1 से मैं उस एसेट को अपनी दिखाना शुरू कर दूंगा, तो फिर रिवर्स करना पड़ेगा। मैं जो फाइनेंस लीज मानूंगा ना, तो मैं जो लीज रेंटल पे करूंगा ना, उसे एक्सपेंस ना मान के एसेट मानूंगा। मैं डे 1 पे अपनी किताब में याद है एंट्री क्या करूंगा? लेसी की बात कर रहा हूँ, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, क्या एंट्री करूंगा? रेंट अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा। अगर मैं नॉर्मल एंट्री करता तो मैं करता रेंट टू मनमोहन जी, मनमोहन जी टू बैंक। अब मैं क्या करूंगा याद है? एसेट टू मनमोहन जी, मनमोहन जी टू बैंक, और अभी इसमें और भी चीज़ें आएंगी। पहले दिन से मैं उसे क्या मान लूँगा? एसेट मान लूँगा। अगर कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है। ऑपरेटिंग बोला कोई? कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है। तो अब तो उसे एसेट को रिवर्स करना पड़ेगा, फिर उस एसेट पे टू डेप्रिसिएशन भी लगा चुकी है, उसे भी रिवर्स, सब बहुत नाटक होंगे। तो अगर डाउट के हिसाब से तो सही है जो तुम पूछ रहे हो, क्वेश्चन के हिसाब से मत पूछ लेना, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सोच भी मत लेना ऐसा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से तो एक बार ऑपरेटिंग तो ऑपरेटिंग की, फाइनेंसिंग तो, ठीक है। चलो नंबर 1, नंबर 2 बोला भाई, इसको बंद ही कर दें, बहुत ठंड लग रही है वैसे भी, मेरा टाइम खराब होगा आधा घंटा। वो तेरा माइक नहीं, वो नहीं है क्या रिमोट? तुम लोग अंदर से वही ले आया करो रिमोट, गजब हो यार। चलो एक एग्जांपल दे रखा है, ए ने लीज पे कार दिए 5 साल के लिए, लीज पे कार दिए 5 साल के लिए, और आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद ए को ऑप्शन दिया है कि तू इस कार को 20,000 रुपए में खरीद लेना। वेयर इट इज अज्यूम, जबकि उस कार की 5 साल बाद भी वैल्यू कितनी है? एक कौड़ियों के भाव में बिक रही है। अब 2 लाख की चीज आप 20,000 में नहीं लोगे क्या? ले ही लोगे। तो आप आज ही इसको क्या मान लो? फाइनेंस लीज मान लो। क्या मान लो? और एक बात और सुनो बच्चों मेरी, फाइनेंस लीज में ये जो तुम कह रहे हो ना बाद में वो रिवर्स कर लेगा, ये कर लेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में एक बात बता रहा हूँ बहुत काम की। फाइनेंस लीज में रेंटल भी ऐसे ही लिए जाते हैं। कोई फ्री में देगा क्या तुम्हें कोई चीज? मैं आपको 5 साल बाद ऑप्शन दे रहा हूँ ये चीज लेने का, तो 5 साल में मैं उस चीज की कॉस्ट रिकवर नहीं करूंगा क्या आपसे? कर ही लूंगा, ब्याज के साथ करूंगा उल्टा। फाइनेंस लीज में रेंटल भी वैसे होते हैं और ऑपरेटिंग लीज में रेंटल। आज मुझे पता होता है ये बिल्डिंग मेरे को मनमोहन जी देने वाले 10 साल बाद, तो 10 साल में मनमोहन जी मेरे से 50,000 रुपए लेते क्या किराया? ठीक है, करोड़ों की कीमत है इस बिल्डिंग की, किराया भी उसी हिसाब से बनता।
फाइनेंस लीज का लीज रेंटल भी वैसा ही होता है और ऑपरेटिंग लीज का लीज रेंटल भी वैसा ही होता है। समझो, अपन तो कॉमर्स के बच्चे हैं, हवा हवा में बात थोड़ी हो रही है, कोई भी डाउट हवा में मत पूछो कि अब पहले फाइनेंसिंग होगा तो फाइनेंशियल के हिसाब से लीज रेंटल होंगे और ऑपरेटिंग होगा तो ऑपरेटिंग के हिसाब से लीज रेंटल होंगे। ठीक है, एक बार मैंने एक गाड़ी करवाई और हम लोग कहीं जा रहे थे घूमने, तो जो ड्राइवर हमें कहता है कि भाई साहब मेरे पास 1-2 टवेरा है, मेरे पास 2 इनोवा है, ये है फलाना है, ऐसे बता रहा था। ड्राइवर से अपनी आदत है, अपन थोड़ा जाते हैं तो बातचीत करते रहते हैं, टाइम पास। ठीक है, तो वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा, मैं ये है वो है फलाना है, था वो ड्राइवर। तो मैंने कहा ये गाड़ी आपकी है सच में? कि हाँ, मेरी एक गाड़ी उस कंपनी में, मेरे को 60,000 रुपये रेंट आता है, मैं उसमें क्या करता हूँ, सिर्फ अफसरों को लेके आता हूँ, छोड़ने जाता हूँ, तो मैंने एक इनोवा लगा रखी है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पे सिर्फ मेरा यही काम है, तो मेरे को 60,000 रुपये मिलते हैं महीने के, तो मैं वहाँ गाड़ी लगा देता हूँ, वो गाड़ी से मेरा लाना ले जाना सब होता है, उस मेरी फिक्स इनकम इतनी आती है, मेरी ये गाड़ियों की बुकिंग ना भी आए तो मैं तो मंथली इतना कमा लेता हूँ कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ये वो ऐसा वो कह रहा, वो बातें कर रहा। तो हमने कहा ये गाड़ियाँ कैसे लेते हो तुम, मतलब खरीदते हो या क्या करते हो? तो उसने कहा कि भाई 2 तो मेरी खरीदी हुई है, 2-3 मैंने ऐसे ले रखी है इसी फाइनेंस लीज वाले तरीके से कि मैंने ली है इसको 5 साल 10 साल के लिए, लेकिन 10 साल बाद एक वैल्यू पे मुझे ही मिल जाएगी ये गाड़ी। 10 साल तक मुझे उन्हें क्या चुकाना है, किराया देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ गाड़ी लगा देता हूँ, यहाँ से मेरा किराया आता है और मैं उधर चुका देता हूँ। तो अभी मैं भले कुछ कमा नहीं रहा हूँ, कम ही कमा रहा हूँ, लेकिन 5 साल 10 साल बाद ये गाड़ी मेरी फ्री हो जाएगी, फिर ये मेरी है, फिर इसको मैं कुछ भी घसीटू करूँ, मेरा पूरा खत्म। तो वो जो रेंटल उसने बताया कि जिससे वो गाड़ी ले रहा है, उसका जो रेंट बढ़ता था वो ईएमआई से भी डबल था, ईएमआई में ब्याज भी आता है। तो सामने वाला तुम्हें गाड़ी का ऑप्शन दे रहा है कि इतने साल बाद तुम ले दो, आज तुमसे लेगा भी वैसा, तो वो गाड़ी तुम्हें दे रहा है। कहने को तो उसने वो गाड़ी किस पे ले रखी, लीज पे, लेकिन वो थी कौन सी लीज, फाइनेंस लीज, क्योंकि वो रेंट ही इतना भर रहा था कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ में उसका रेंट पूरा कवर हो जाएगा, वो गाड़ी इतना ही पैसा दे देगा वो जितना वो गाड़ी खरीदने पे देता। अब आ गया हो, सारी कंडीशन ऐसी है जिससे पता चली जाएगा कि फाइनेंस लीज है। अब नंबर 3, एसेट की मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ लेस ही नहीं चला ली उसे, तो फाइनेंस लीज है। जैसे गाड़ी 15 साल की 20 साल की लाइफ है गाड़ी की, और आपने उसे 15 साल के लिए लीज पे ले लिया, तो 20 में से 15 साल तो आप ही चला दोगे, तो अब वो क्या किसी को देगा, वो 15 साल बाद भी आपको ही दे देगा, अरे ले ले तू ही, इतना तो घिस लिया तूने, इतने पैसे दे देना मुझे। तो अगर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ एक एसेट की लीज में कवर हो गई है तो समझ जाओ फाइनेंस लीज है। ये एक और इंडिकेटर है, अंडरलाइन, इफ द लीज टर्म इज ऑफ द मेजर टाइम ऑफ द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ की मेजर पार्ट लीज टर्म में कवर हो गई है, इवन इफ द टाइटल इज नॉट ट्रांसफर, भले टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है लेकिन आपकी मोस्ट ऑफ द लाइफ कवर हो गई है। अब है ना, एक थोड़ी सी आपत्ति है मेरे को इससे, इन्होंने मोस्ट ऑफ द लाइफ को समझाया नहीं है, तो मैं नहीं 50 नहीं है 75% है। हाँ, ये किसी नोटिफिकेशन में इंस्टीट्यूट ने क्लियर किया था ये कि मोस्ट ऑफ द लाइफ में तुम 75% मान सकते हो, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको जो भी मानना हो आप अजम्पशन लिख के आना, क्योंकि कुछ एसेट ऐसी होती है जो 50 to 60% भी सामने वाला यूज कर लेगा ना तो वो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ में आ जाता है। जैसे आज कोई एसेट की इकोनॉमिक लाइफ ही 80 साल है और 80 में से 30 साल भी मैंने चला ली उस एसेट को, तो ये भी मोस्ट ऑफ द हो गया, क्योंकि 80 में से 30 साल मैंने चला लिया उसको, 40 साल मैंने चला लिया, तो 40 साल कोई कम बात थोड़ी होती है, मैंने कोई चीज को 40 साल की लीज पे ले लिया, तो 40 साल जिए कि मरे किसने देखा, तो आप तो फाइनेंस लीज ही मान लो उसे, क्या मान लो। जैसे आज कोई एसेट है, मान लो उसकी यूजफुल लाइफ 80 साल है और मैंने उसको लीज पे ले लिया और मैंने 40 साल की लीज पे लिया उसको, तो 80 में से 40 साल तो मैं ही चला लूंगा। अब 40 साल किसने देखा, बहुत बड़ा साल होता है, तो आप इसको भी फाइनेंस लीज मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे इनको क्लियर कर देना चाहिए था कि भैया क्या है मोस्ट ऑफ द लाइफ, ये खुद दे देते तो ज्यादा बढ़िया रहता है। यहाँ मोस्ट मेजर पार्ट का मतलब तुम 75% ले लो, बट इट मे डिफर फ्रॉम केस टू केस। 75% को तो अपन मान ही सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, आपने एक प्रॉपर्टी 32 साल के लिए लीज पे ले ली, जबकि उसकी लाइफ ही कितनी है, तो 32 डिवाइड बाय 80% हो गया, तो आप इसको क्या मान सकते हो, फाइनेंस लीज। क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें,
हाँ, इंडिकेटर्स। कितनी कंडीशन पढ़ा दी मैंने? तीनों पूरी करनी है, 5 में से कोई भी एक। 3 पढ़ा दी मैंने तुम्हें। एक तो टाइटल का ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दी, एक परचेज का ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन लिखोगे, ऑप्शन, और ऐसा ऑप्शन कि जो सर्टेन है कि एक्सरसाइज होगा। बोलो, ऐसा ऑप्शन जो सर्टेन है कि एक्सरसाइज होगा। नंबर 3, मेजर पार्ट ऑफ द एसेट हैज बीन कवर्ड इन लीज। एसेट का मेजर पार्ट इकोनॉमिक लाइफ किस में कवर हो गई है? लीज में कवर हो गई है। नेक्स्ट, इंसेप्शन पे, ये जो मैं तुम्हें अभी बता रहा था ना सेकंड पॉइंट में, सामने वाला मिनिमम लीज पेमेंट में एसेट का फेयर वैल्यू कवर कर चुका है। जैसे आज उसने कार दी, ठीक है, उसको कार दी, वो कार मान लो इनोवा दी, आज उसका मार्केट वैल्यू 20 लाख है, और सामने वाले ने कहा कि मैं तुम्हें इनोवा दे रहा हूँ, 20 लाख की इनोवा है, ठीक है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ मान लो 50,000 के लीज रेंटल पे, 50,000 के लीज रेंटल पे, और ये रेंटल तुम्हें देना है 50 महीने तक। तो 50 इंटू 50 25 लाख हो गए। आज कार 20 लाख की है ऑन एन एवरेज। अब 25 महीने बाद, कितने महीने बोले मैंने? 50 महीने बोले। 50 महीने मतलब 4 साल हो गए लगभग, है ना। और फिर मैंने उसको कहा कि 4 साल बाद, अभी मैंने कुछ बात नहीं करी 4 साल बाद क्या होगा क्या नहीं। अगर 4 साल बाद मैं ही खरीद लूँगा तो बात अलग है, लेकिन 4 साल तक मेरी है गाड़ी। अब आप सोचो, 4 साल के लिए आपने गाड़ी ली है और आप 4 साल में 25 लाख तो दे ही दोगे। गाड़ी आज कैश उठाते तो 20 की आती, 5 लाख ब्याज मान लो, 5 लाख क्या मान लो, क्यों ब्याज? क्योंकि आप टुकड़ों में दे रहे हो। आप कितने दे रहे हो? 50,000। अब आप 50,000 रुपये 50 महीने तक दोगे, 50,000 इंटू 50 करो तो आपने 25 लाख तो भर ही दिए। तो 4 साल बाद गाड़ी आपकी है वो, तो मतलब ऐसा समझ लो फाइनेंस लीज ही है ये। आपने गाड़ी किस पे उठाई है? किस्तों पे उठाई है, और आप ये इंस्टॉलमेंट जो भर रहे हो इसमें ब्याज है, बस ये समझ लो। क्योंकि ऑलमोस्ट मेजर जो अमाउंट है वो तो कवर हो ही गया रेंट में। ऐसे होता है। देखो, द इंसेप्शन पे जो एमएलपी की प्रेजेंट वैल्यू है वो उस एसेट की फेयर वैल्यू को सब्सटेंशियली कवर कर चुका है। सब्सटेंशियली मतलब बहुत मोटा हिस्सा। मैं तो ऐसा एग्जांपल दिया कि पूरा ही कवर हो गया, लेकिन मोटा हिस्सा भी कवर हो जाए तो आप उसको फाइनेंस लीज मानो। क्या मानो? अब देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। एक काम करो, 50,000 इंटू 12 करो, और 6 लाख इंटू 9 करो। ऑन एन एवरेज ये वो रेंट है जो हम 9 साल से इस बिल्डिंग पे भर रहे हैं। कितना हुआ? 54 लाख हो गया। क्या हमने सब्सटेंस, अगर आज मैं ये बिल्डिंग खाली कर दूं, मान लो 10 साल की लीज पे होती है बिल्डिंग, तो 1 साल और चलाता और फिर खाली कर देता, तो फिर 6 लाख और जोड़ लो इसमें तुम, 60 लाख हो गए। क्या इस बिल्डिंग की कीमत 60 लाख होगी? बहुत ज़्यादा होगी। ये मुझे बता रहे थे, इन्होंने ज़मीन ही शायद 40-50 लाख में ली थी, 50 लाख में ज़मीन ली थी। हाँ, वो जब ली थी, वो भी जब ली थी तब बता रहा हूँ, अभी तो जने कितने की होगी है। ये आराम से 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ऊपर नीचे सब मिला के ये आराम से 2-2.5 करोड़। तो मैं 10 साल में भी जो रेंट दे रहा हूँ, क्या उसमें सब्सटेंशियली कवर हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मेरे दोस्त लोग कई बार बोलते हैं, भाई तुम जो रेंट देते हो इसमें पे तो तुम तुम्हारी खरीद लेते बिल्डिंग। मैं कहा इतना आसान नहीं है, कैलकुलेशन करो तो पता चलेगा हमने क्या रेंट दिया है और किस रेट में बिल्डिंग आती, वो भी उस समय लेते। ठीक है, और वो भी उस समय पूरा पैसा, ये तो हमने टुकड़ों में। तो ये अपन अपनी भाषा में अक्सर बोल देते हैं किसी को भी, इतना रेंट भर रहा है, इतने में तो तेरी खुद की बिल्डिंग। जोड़ के तो देखो आती कि नहीं आती, एक बार जोड़ो पता चल जाएगा आती कि नहीं आती। हाँ, कार के लिए बोल सकता हूँ मैं कि अगर तू 50,000 रुपये दे रहा है और 50 महीने तक भरेगा तो तू 25 लाख तो ऐसे ही भर देगा और 4 साल में ही भर देगा। तो इससे अच्छा तू 4 साल के लिए कार किस पे उठा लेता? फाइनेंस पे, हायर परचेस पे उठा लेता। इंस्टॉलमेंट वहाँ भी इतनी देनी पड़ती और तेरे को कार तेरी खुद की हो जाती। तो हम तो यही मानेंगे कि तू बेवकूफ़ है, भले तूने नहीं उठाई, लेकिन हम तो फाइनेंस लीज ही मानेंगे। एस तो क्या मानेगा? तूने क्यों नहीं उठाई? तू कार को फाइनेंस पे ही उठाता हो तो फाइनेंस ही है, क्योंकि तू सब्सटेंशियली इतना अमाउंट तो भर ही रहा है जितने की वो एसेट है। तो ये चौथा इंडिकेटर। और लास्ट, ये मैंने कल बताया था, आपने जो एसेट लिए है वो अपने मॉडिफिकेशन पे बनाई है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ के कहा कि भैया उस आइलैंड पे मैंने कहा कि ऐसा विला बनाना जहाँ ये हो वो हो। ठीक है, अपना विला है, अपने तरीके से बनेगा भाई। ठीक है,
इसमें वास्तु शास्त्र सब मेरे होंगे, जैसे मैं बोलूँ स्विमिंग पूल वहाँ रखना, जिम बनाना मेरे लिए, ये करना, फलाना करना। उसने पूरा मेरे स्पेसिफिकेशन से एक चीज़ बना के दे दी मुझे लीज पे, तो मैं उसे फाइनेंस लीज ही मानूंगा, क्योंकि उसमें ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए हैं जो सिर्फ मुझे ही काम में आएंगे। सो लीज ऐसी स्पेशलाइज नेचर की है जिसे सिर्फ लेजी यूज कर सकता है। ठीक है, तेज बोल थोड़ा। डी वाले, डी फोर्थ और फिफ्थ में, हाँ कहाँ एंड? अरे वो तो खत्म कर रहा है इसलिए एंड लिखा है, पांचवी कंडीशन है इसलिए लिखा है, एक नहीं है वो। और ये सब में पहले ही बोल दिया, इन पांचों में से गोट लो इसे, एनी पांचों में से कोई एक है। शुरू से तो बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में सब कुछ स्टार्टिंग में देखना है, एंड में देख लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? एंड में करोगे तो अकाउंटिंग कर ही चुके होंगे। तुम पहले एक अपना मानस बनाओ, ये मगजमारी में कर क्यों रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये, मुझे इसके बेसिस पे क्या करनी है? क्योंकि ऑपरेटिंग होगी तो अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग की होगी तो, इससे तो मगजमारी कर रहा हूँ, नहीं तो क्या दिक्कत थी। और डिफिकल्ट है फाइनेंसिंग की अकाउंटिंग, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चनों में कौन से आएंगे? फाइनेंस लीज की। ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग तो रेंट की तरह होती है, मैं पे करूंगा रेंट टू बैंक, वो रिसीव करेगा बैंक टू रेंट, वो भी P&L में डाल देगा इनकम समझ के, मैं P&L में डाल दूंगा। इतना तो डिटेल में समझाया, तू डाउट पूछ। नहीं तू तो पहले, अच्छा पूरा ही समझ में नहीं आया, अच्छा कैचिंग पावर है तेरा। अगर आप कोई ऐसी चीज लीज पे देते हो जिसका जो भी फेयर वैल्यू है उसका सब्सटेंशियल हिस्सा आप लीज में कवर कर चुके हो, जैसे मैंने कहा 20 लाख की गाड़ी है और मैंने आपको रेंट पे दी है, लीज पे दी है, उसके लीज रेंटल जो मैं आपसे वसूल रहा हूं उसमें मैं ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए रिकवर कर चुका हूं, तो वो फाइनेंस लीज है। जैसे मैंने कहा कि एक कार जो आज 20 लाख की आती है, तुमने उसे 4 साल की लीज पे लिया और तुम 50-50 हजार रुपए चुका रहे हो, तो 50-50 हजार रुपए को टोटल करे आज ही। अभी तो मैं ये भी नहीं सोच रहा वो हर साल बढ़ाएगा, मैं तो कहूंगा 50 हजार ही लेगा वो तो 50 महीने तक आप 50 हजार भरोगे, तो 50 हजार इंटू 50 आपने करा तो 25 लाख, कार की वैल्यू ही 20 लाख है, तो मतलब वो 20 लाख की चीज की ऑलरेडी आपसे 25 लाख वसूल चुका है, तो वो फाइनेंस लीज है। फिर एक और एग्जांपल दिया कि अभी ये बिल्डिंग मैंने लीज पे ली होती, ठीक है, मैंने तो रेंट पे ली है, लेकिन मान लो मैंने 10 साल की लीज पे ली होती और मैं 50-50 हजार रुपए इस बिल्डिंग के चुका था, तो 10 साल में होते कितने? 60 लाख। तो क्या इस बिल्डिंग की कीमत 60 लाख है? आप सब मना कर रहे हो, नहीं है, 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो क्या इसका सब्सटेंशियल एरिया लीज में कवर हो गया? नहीं हुआ, तो ये ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंसिंग नहीं, ये काम है इंसेप्शन। और कुछ? चलो ये अंडरलाइन करो, ये सजेस्टिव वाले भी है, इसको 2 मिनट में होल्ड पे रख रहा हूँ, पहले ये अंडरलाइन करो। इफ एट एनी टाइम लेजी एंड लेजर एग्री टू चेंज द प्रोविजन, देखो अगर आप लीज के प्रोविजन को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, अदर देन बाय रिन्यूइंग के अलावा, इन अ मैनर दैट वुड रिजल्ट इन अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन, अगर वो लीज उससे, जैसे आज मैंने ऐसे टर्म चेंज करे कि वो ऑपरेटिंग से क्या हो गई, फाइनेंसिंग हो गई, या फाइनेंसिंग से क्या हो गई, ऑपरेटिंग हो गई, तो आपको रिवाइज एग्रीमेंट को न्यू एग्रीमेंट समझ के रिवाइज टर्म के हिसाब से दोबारा अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ना, हाँ शुरू से, अब आपने फाइनेंसिंग माना था पहले, तो फाइनेंसिंग से कर ही रहे हो, अब आप ऑपरेटिंग मान रहे हो, तो आप ये मानो कि ये नया एग्रीमेंट है और अब आप इसको लीज को ऑपरेटिंग मानो और ऑपरेटिंग के हिसाब से अकाउंटिंग करो, लेकिन जो कर चुके हो उसे छेड़ना मत, जैसे मैंने लिखा। करी हुई चीजों को कैसे छेड़ेंगे? वो पीछे जाके मान लो 10 साल बाद चेंज हुआ, तो क्या 10 साल के सारे एग्रीमेंट को छेड़ूंगा क्या? अरे 10 साल की पूरी अकाउंटिंग को छेड़ूंगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आगे अगर फाइनेंसिंग है तो उसे फाइनेंसिंग समझ के कर लो, और आगे अगर ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग समझ के कर लो, लेकिन जो हो चुका वो हो चुका, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना। यहाँ लिख लो, क्या नहीं देना? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। क्या देना है? इसमें एक वो बात लिखी भी नहीं है कि ये सब कंडीशन आपको इंसेप्शन पे देखनी है, जबकि वो लिखी भी तो होती है।
अब ये कहीं आ जाए तो तुम लोग एक बार रीड घर पे भी कर लेना, कहीं पे तो 100% लिखी भी होगी कि ये पांचों कंडीशन इंसेप्शन पे देखनी है। हाँ बेटा, अच्छा हाँ, सब में शुरू ऐसे ही कर रहे हैं क्या? अब फोर्थ में लिखा है बस, चलो खैर। अब 3 सजेस्टिव वाले भी दे दूं, लेकिन फिर बोल रहा हूँ ये सजेस्टिव वाले इतने मेन 5 ही है। ये देकर तो इन्होंने और कंफ्यूजन क्रिएट किया है। मतलब 5 तो इजीली याद हो जाएंगे हमसे। 5 क्या है? पहला ओनरशिप दे दी, पहला तो सबसे सिंपल है, ओनरशिप भी दे दी तो फाइनेंस लीज है, ओनरशिप भी दे दी तो फाइनेंस लीज है। दूसरा ऑप्शन दे दिया, और ऑप्शन भी ऐसी गिरी हुई रेट पे दिया है कि रीजनेबल ही सर्टेन है कि सामने वाला उसे एक्सरसाइज करेगा। तीसरा मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ लीज में कवर हो गई, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ लीज में कवर हो गई। और चौथा आपकी मोस्ट ऑफ द फेयर वैल्यू लीज में रिकवर हो गई। तीसरे और चौथे को ऐसे याद रख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ लीज में कवर हो गई, मोस्ट ऑफ द फेयर वैल्यू लीज पेमेंट में कवर हो गई। ठीक है, ऐसे लिख लो, मोस्ट ऑफ द लाइफ लीज में कवर हो गई, मोस्ट ऑफ द फेयर वैल्यू लीज रेंटल में कवर हो गई। आपने इतना पैसा ले लिया सामने वाले से कि लीज रेंटल में ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू कवर हो गई। और पांचवा, एसेट को ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि उसे सिर्फ लेसी यूज कर सकता है, मतलब वो लेसी के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, लेसी उसे यूज कर सकता है। ठीक है, अब 3 और फिर बोल रहा हूं, ये 3 सजेस्टिव है, ये तीनों भी पूरी हो जाए तो भी जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंसिंग लीज हो। वी हैव टू लुक other matters, other conditions also before jumping into the conclusion. Don't jump to the conclusion after seeing these 3 conditions. These are suggestive in nature. सामने भाई इधर देख, नंबर 1, अगर लीज ऐसी है कि जिसमें आपने ये कहा है कि आपको कोई भी लॉस हुआ ना तो मैं दूंगा लीज छोड़ने की वजह से। जैसे मैं लीज पे ले रहा हूँ एसेट और अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो कोई लॉस हुआ तो मैं दूंगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऑपरेटिंग लीज में ऐसा कभी भी नहीं होता। मेरी मर्जी है यार, तुम मेरे यहाँ गन रख के थोड़ी यहाँ पे, आज मैंने ये बिल्डिंग रेंट एग्रीमेंट भी मैक्सिमम 11 महीने का बनता है, उससे ज़्यादा का नहीं बनता। और 11 महीने में भी ये होता है कि अगर टेनेंट छोड़ के जाना चाहे तो ड्यूज क्लियर करके जा सकता है। उसमें लैंडलॉर्ड ये नहीं कह सकता कि तुम्हें मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, हो टेनेंट का है। जैसे मैंने यहाँ दुकान ली, नहीं चली दुकान, 5 महीने हो गए, अपनी जेब से किराया भर रहा हूँ, कब तक भरूंगा? पागल दौड़ी हूँ? तो मैं जब चाहूँ छोड़ के जा सकता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अगर मैं छोड़ के गया तो आपको जो भी लॉस हुआ वो मैं दूंगा, तो समझ जाओ फिर वो फाइनेंसिंग लीज है। मतलब फाइनेंसिंग लीज का एक अच्छा इंडिकेटर है। देखो, इफ लेसी कैंसल द लीज, लेसी कैंसल करता है तो लेसर का जो लॉस है बॉन्ड बाय लेसी। ऐसा होता नहीं है, ऑपरेटिंग में नहीं होता है, ऐसा फाइनेंसिंग में हो सकता है। ऑपरेटिंग में जब आप छोड़ के जाना चाहो जा सकते, और जाते ही है। जो भी रेसिडुअल वैल्यू में गेन और लॉस होगा वो किसको एक्रू होगा? लेसी को। तो भैया आपकी आज अगर मान लो इस बिल्डिंग की रेसिडुअल वैल्यू में कोई गेन या लॉस हो रहा है तो मुझे कैसे मिल सकता है? वो तो मनमोहन जी को मिलेगा। लेकिन अगर मुझे मिल रहा है तो आप उसे फाइनेंसिंग लीज मान सकते हो रेसिडुअल वैल्यू में। ठीक है, लेसी लीज को कंटिन्यू कर देगा सेकेंडरी पीरियड में भी। जैसे मेरे को ये लीज मिली 10 साल के लिए और बाद में मनमोहन जी ने बोला 10 साल के बाद अगले 10 साल भी चलाना हो तो चला देना। मैंने कहा रेंट नहीं लोगे? अरे लूंगा ना, लेकिन कम लूंगा, उतना नहीं लूंगा जितना पहले 10 साल में लिया, क्योंकि पहले 10 साल में मेरा पेट भर चुका है। मैंने तेरे से इतना रेंट ले लिया है कि मेरी बिल्डिंग तो वैसे भी फ्री हो गई। अब मैं तेरे को दे तो रहा हूँ लीज पे, लेकिन बहुत गिरी हुई रेट पे, तो फिर आप उसे भी फाइनेंस लीज मान सकते हो कि लीज कैन बी कंटिन्यू फॉर सेकेंडरी पीरियड एंड एट अ रेट व्हिच इज लोअर देन मार्केट रेट, मार्केट रेंट से बहुत कम। लेकिन ये तीनों कंडीशन भी अगर पूरी हो जाए तो भी जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंस लीज है, अनटिल एंड अनलेस अदर फैक्टर्स आपके फेवर में, जैसे ऊपर 5 में से कम 1 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब शुरू होती है इसकी, हो जाएगी अकाउंटिंग। टेस्ट है क्या तुम्हारा? आज कुछ भी नहीं है ना। अकाउंटिंग, मेन अकाउंटिंग ही है, और वो भी किसकी अकाउंटिंग? फाइनेंस लीज की। ऑपरेटिंग लीज में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात, और मरे ने पहले पढ़ाई भी कौन सी है? फाइनेंस इन द बुक ऑफ लेसी। ठीक है,
अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि इसने ये अकाउंटिंग पूरी जो बताई है, ये इसको ऐसे लैंग्वेज में लिखने की तो कोई जरूरत नहीं थी। अकाउंटिंग तो अपन एंट्री से करते हैं, तो यहाँ जितनी भी चीजें लैंग्वेज में लिखी हुई है अपन इसको एंट्री में लिखते जाएंगे। अकाउंटिंग तो एंट्री में करनी है हमें, और लेजर बनाने हैं। कौन सी चीज किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, ये मजेदार बात है। एंट्री वेंट्री में को तुम अपन इंटर में आकर एंट्री से घबराए, ऐसे तो है नहीं। और एंट्री तो कितनी ही दे देगा ये, एंट्री में तो क्या ही परेशान करेगा। मेन है कौन सी वैल्यू, कौन सी चीज किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। कोई भी चीज हमें सजा के नहीं दी जाएगी। आज मैं अगर ये एसेट खरीदूं तो मैं एंट्री करूंगा एसेट टू बैंक। एसेट का वैल्यू मुझे पता होगा, लेकिन इसमें पता। अब इसी एसेट पे मुझे डेप लगाना है, वो कैसे लगेगा, और जो पेमेंट में कर रहा हूं उसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा, उसमें कितना प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट है। ये सब चीजें हमें डिटेल में चर्चा करनी है। देखो नंबर 1, पहले तो आप जो सामने वाले से एसेट लेकर आ रहे हो, फाइनेंस लीज की बात कर रहा हूं और पहले अकाउंटिंग कर रहा हूं लेसी की बुक में, ठीक है। क्या फाइनेंस लीज में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, रिस्क के रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो एसेट को मैं अपनी किताब में रिकॉर्ड कर लूं, तो मेरी नंबर 1 एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। क्या होगी, और ये रिकॉर्ड होगी लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, विच एवर इज लोअर। ये किस पे रिकॉर्ड होगी, ये एंट्री किस पे रिकॉर्ड होगी, फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। गरिमा, ये लेसी की बुक में काउंटिंग हो रही है, सोच समझ के जवाब देना और सही जवाब देना। लेसी के लिए एमएलपी क्या होता है, व्हाट इज एमएलपी फॉर लेसी, लीज पेमेंट, तेज बोल थोड़ा, GRV, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। श्योर, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 2 या 1, जो लेसी ने लेसर को दी है। वेरी गुड। तो हम लोगों को लेनी है लीज पेमेंट, GRV। जब मैं नेट इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलूं तो वो जवाब देना। इसीलिए मैंने कहा है टर्मिनोलॉजी जो हमने पढ़ी है, ठीक है, वो यहाँ काम आने वाली है, ठीक है। देखो लीज पेमेंट और GRV ये एमएलपी में आएगा। इसकी क्या लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू, और फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। नॉर्मली ये दोनों सेम होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप लोगों से पूछा भी सही मैंने कि क्या मैं ये लीज पेमेंट की डिस्काउंटिंग करके जो वैल्यू है इसको फेयर वैल्यू मान लूं, इफ नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो आपने सबने यस बोला, तो फेयर वैल्यू गिवन होती है, वैसे ना गिवन हो तो यही फेयर वैल्यू है, और इन दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस लीज है। फाइनेंस लीज में मैं लीज में आपसे मोटा मोटा पैसा रिकवर, क्या मैं आपसे इस बिल्डिंग का 50,000 रुपए लेता अगर मैं आपको फाइनेंस लीज पे देता, तो ऐसा बड़ा मोटा अमाउंट लेता ना। तो यहाँ पे लीज रेंटल ही ऐसे होते हैं कि वो मोटा मोटा प्रोजेक्ट की जो एसेट की कॉस्ट है उसको रिकवर कर चुके होते हैं। इसलिए यहाँ जो अमाउंट आता है यहाँ जाकर बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। फिर भी अगर फर्क है तो दोनों में से लोअर लेना है। एंट्री नंबर 1 ये बिल्कुल क्लियर होता, आगे बढ़ूं मैं। ये एंट्री किस वैल्यू पे होगी, फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एमएलपी ऑफ लेसी। एमएलपी लेसी का लेना है, व्हिच एवर इज लोअर। अच्छे से टिक कर लेना। नंबर 2 सॉरी देखो, अगर मैंने यहाँ पे एमएलपी लिया 1 लाख और उसको डिस्काउंटिंग करी, और अभी आप लोगों ने इनका अमाउंट बताया था मुझे 2,48,000 से कितना बताया था, 2,48,600, और इसकी यूजफुल लाइफ भी 3 ही साल है। ये एसेट की लाइफ कितनी है, तो मैंने कहा है इस पे, और फेयर वैल्यू भी अभी तो यही मान लो तुम। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगा 2,48,600, 2,48,600। अब मेरे को एक सुर में जवाब देना, मैं सामने वाले बंदे को कितनी पेमेंट करूँगा। ये डिस्काउंटिंग तो मैंने करी अपने लिए, पेमेंट तो मैं कितने की करूँगा कि नहीं करूँगा। तो आपने लेसन का अमाउंट तो 2,48 से खोला है और बंद 3 लाख से होगा। हाउ कुड बी इट पॉसिबल, ये तो बेच ही नहीं करेगा। तो
तो बचा हुआ अमाउंट ब्याज का है। बचा हुआ अमाउंट क्या है? और ब्याज का एक अकाउंट अलग खोलना पड़ेगा। तो अब मैं एक अकाउंट और खोलूंगा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम अपॉन टू लेसर। इंटरेस्ट को अलग से बुक करूंगा। किसको अलग से बुक करूंगा? अब ये इंटरेस्ट है, दोनों का डिफरेंस, ये कितना आ रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 51 400। ठीक है, अभी सुनते जाना। ठीक है, अब मैं लेसर को जब पेमेंट करूंगा तो लेसर टू बैंक, अब मैं पेमेंट कितनी करूंगा? अब अगले साल भी कितनी करूंगा? अगले साल भी कितनी करूंगा? हो जाएगा ना मैच? 1 लाख 1 लाख 1 लाख कितने होंगे? तो लेसर बंद कितने से होगा? खुला भी कितने से है? एसेट खुली है 248 से, इस पे धीरे धीरे डैप लगेगा और एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। अब अगर एसेट को 3 लाख पे रिकॉर्ड कर लेता तो दिक्कत थी, क्योंकि एसेट 3 लाख की है ही नहीं, क्योंकि सामने वाला जो मुझसे 3 लाख रुपए ले रहा है वो ब्याज के साथ ले रहा है, वो बेवकूफ थोड़ी है। तो उसमें से मेरे को ब्याज, कितनी प्यारी अकाउंटिंग है, ब्याज हटाना ही पड़ेगा मुझे। आज अगर मान लो ये मोबाइल में 4 लाख का है, मैं 4 लाख में खरीदा और ब्याज के साथ मैंने इसे 6 लाख में खरीदा, तो इसकी वैल्यू थोड़ी 6 लाख हो गई, 2 लाख तो ब्याज है। पीपी भी यही कहता है, पीपी भी यही कहता है कि इंसेप्शन पे जो वैल्यू है उस पे रिकॉर्ड करो, उसमें जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो हटा दो। तो मैं पीपी भी फॉलो कर रहा हूँ, एसेट है तो पीपी भी लगेगा, इसलिए एसेट डिजाइन की गई है। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट सुनो, कोई डाउट है क्या? खुशी पक्का? मैंने ये फाइनेंस इनकम 51,000 से खोल तो दिया, लेकिन ये तो पूरा ब्याज है और पीएनएल में मैं पूरा थोड़ी दिखाऊंगा, पीएनएल में तो मैं प्रपोर्शन दिखाऊंगा। तो उसके लिए एक टेबल बनेगी जिससे मुझे हर साल का ब्याज पता चलेगा। वो टेबल मुझे बनानी बहुत आसान लगती अगर तुम्हें हायर परचेज पढ़ा दिया होता तो, लेकिन हायर परचेज तो कोर्स से हट ही गया, तो वो टेबल में थोड़ी मगजमारी होगी जो अपन कल बनाएंगे। तो अभी ये अकाउंटिंग ऐसे हो गई, क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब बस हमारा एक इशू रह गया कि ये जो ब्याज है मैंने पूरा 3 साल का ले लिया, जबकि ब्याज 3 साल का नहीं होता, ब्याज तो हर साल का होता है। तो मैं अब बस इतना दिमाग अगर लगा लूं कि इस इंटरेस्ट में अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की जगह मैं एक खाता इंटरेस्ट नाम से ही खोल लूं और हर साल का ब्याज रिकॉर्ड कर लूं, तो वो हर साल का ब्याज फिर पीएनएल में बंद भी हो जाएगा, पीएनएल टू इंटरेस्ट। अभी ये पीएनएल में बंद नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरे 3 साल का। तो इन 3 साल के ब्याज को मुझे एक साल में बदलना है, बस उसके लिए एक टेबल बनेगी। इतनी अकाउंटिंग अगर क्लियर हो तो टेबल भी आज ही बनवा दूं। चलो ठीक है, धीरे धीरे ही खाएंगे, नहीं तो मुंह जल जाएगा। एज भी बहुत मजेदार है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तुम्हें ये समझ में आया मैंने एसेट को 248 पे क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि मैं पेमेंट तो उसे 3 लाख की करूंगा, लेकिन वो एसेट की वैल्यू 3 लाख, क्योंकि जो मुझसे 1-1 लाख रुपए ले रहा है उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व है, तो मैंने वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट, ब्याज का इफेक्ट, तो बची हुई अमाउंट कॉस्ट हो गई, बचा हुआ अमाउंट कॉस्ट हो गया, तो मैंने उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया। 1 मिनट रुक जा। अगर मान लो ये फेयर वैल्यू 5 लाख भी होती तो मैं वेचेबल इज लोअर ले रहा हूं, तो मैं लेता तो 2, लेकिन अब तुम मुझे जवाब देना, अगर इसकी वैल्यू, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सोच समझ के जवाब देना। 5 लाख होती फेयर वैल्यू और यहां आता 248, तो आप वेचेबल इज लोअर में 248 लेते हैं, तो वो चीज तो 248 पे ही रिकॉर्ड हुई फिर, क्योंकि उसकी वैल्यू तो आज 5 लाख है। तो दिक्कत है ना, चीज तो 5 लाख की है और आपने रिकॉर्ड करे 248, क्योंकि विचेवर इज लोअर लेना है। आराम से जवाब दो, क्या बोल रही है? सेल तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन रिकॉर्ड तो मैं उसको, उसकी वैल्यू 5 लाख है, मैं रिकॉर्ड 248 पे कर रहा हूँ, 2.5 लाख पे कर रहा हूँ, सीधी आधी। मैं ना इतना मारूंगा, किसकी किताब में हो रही है ये अकाउंटिंग? भाई लेसी की बुक में ही चल रहा है, लेसर में तो अलग ही है, कंफ्यूज मत होना, ये लेसी की बुक है। एसेट कौन लेकर आया? लेसी लेकर आया है, तो लेसी की बुक में हो रही है, उसने तो दी है एसेट, उसकी अकाउंट में एसेट डेबिट होगी क्या? उसमें एसेट डेबिट होगी, वो ले रहा है कि मुझे ले रहा है? मेरे पास आ रही ना एसेट। तो हाँ, जवाब दो इस सवाल का। हाँ बोलो।
मतलब कि फेयर वैल्यू गलत है फिर। हाँ लेकिन अब क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू 5 लाख है ना, तो क्या करे, अब उसने हमसे ये रिकवर क्यों नहीं करी, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो सही कह रही है, उसको भी 5 लाख के हिसाब से रेंट लेना चाहिए था, नहीं लिया उसने 5 लाख के हिसाब से रेंट, लेकिन आज उसकी कीमत तो 5 लाख है ना, क्या करूं मैं। हाँ ये एक लाइन में जवाब है, उसकी मर्जी में आए जो वैल्यू हो, पे ही मैं उसके 2.5 लाख कर रहा हूँ, जितने में पे कर रहा हूँ उतना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उसकी वैल्यू तो 2.5 लाख, ओवर वैल्यू थोड़ी करूंगा मैं, ऐसे विंडो ड्रेसिंग थोड़ी करूंगा, मैंने पे का करा उसको। हाँ आज आप इसे 2.5 लाख पे रिकॉर्ड कर लो, फिर पीपी तो तुम्हें अलाउ करता ही है कि अगले साल अकाउंटिंग पीरियड में अगर उसकी फेयर वैल्यू बढ़ जाए तो आप उसे फेयर वैल्यू पे या रिवैल्यूड फिगर पे भी अलाउ रिवैल्यू कर सकते हो। लेकिन आज आपने उसे दिए तो कितने हैं 2.5 लाख, आप उल्टा करके देख लो आपने उसे 2.5 लाख दिए होते और फेयर वैल्यू 1 लाख होती तो मैं विच एवर इज लोअर में कितने लेता, फिर सर गलत हो गया, आप दे तो 2.5 लाख रहे हो लेकिन वो चीज ही 2.5 लाख की नहीं है, वो चीज ही कितने की है 1 लाख की, तो आप उसे रिकॉर्ड कितने पे करोगे, लेकिन सर आप पेमेंट तो पूरी कर रहे हो 2.5 लाख की, ठीक है, तो बचा हुआ अमाउंट इंटरेस्ट है अपने आप, ठीक है, वो बचा हुआ आप जब उसे 3 लाख पे कर रहे हो तो आप ये खाता 3 लाख से थोड़ी खोल रहे हो, लेसर का खाता तो 1 लाख से ही खोलोगे ना, फेयर वैल्यू से खुलेगा, और अब देव आप 3 लाख रहे हो तो जो बचा हुआ अमाउंट है ब्याज है, अनअर्न्ड इनकम है, तो वो अनअर्न्ड इनकम अपने आप ब्याज में जा रहा है, वो एसेट की कॉस्ट में तो नहीं जा रहा ना, हर चीज एकदम लॉजिकली सेट करी इन्होंने, इतना जबरदस्त एएस है ना, इतना जबरदस्त एएस है, अकाउंटिंग समझने के लिए परफेक्ट एएस है, कितना बढ़िया डिजाइन किया है चीजों को। अब अगर आज वो चीज 1 लाख की होती तो मैं उसे रिकॉर्ड कितने पे करता 1 लाख, लेसर में भी कितने डालता, और जब मैं ये इनको सबको डिस्काउंटिंग करके आता जो भी अमाउंट, ठीक है, इसमें से दोनों में से माइनस करता तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो अपने आप किस में जाता, ब्याज में, तो ब्याज में ही जाना चाहिए, वो ब्याज में ही जा रहा है वो। अब कोई बोले सो पेमेंट तो ज्यादा की कर रहे हो ना, हाँ तो ज्यादा की कर रहा हूँ पेमेंट, लेकिन वो जो ज्यादा अमाउंट दे रहा हूँ वो एसेट का नहीं दे रहा, किसका दे रहा हूँ, ब्याज का दे रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें आप ऐसी खरीद के ले आते हो जो कॉस्ट से ज्यादा तो आप क्या भर देते हो, ब्याज भर देते हो। मेरे दोस्तों में जानता हूं मैं ऐसे, एक दोस्त है जिसका जेसीबी की ये मशीनों का और इनका काम है, वो लोग ये सारी मशीनें फाइनेंस पे लाते हैं, जब 10 साल में वो मशीन का टोटल करते हैं ना तो जितने की कॉस्ट नहीं होती ना उससे ज्यादा को क्या भर चुके होते हैं, ब्याज, क्योंकि उनकी बैंकों के साथ टर्म ही ऐसी होती है, ऐसी ऐसी चीज़ें वो लोग उठाते हैं, इंटरेस्ट देखते ही नहीं है, 16-16, 18-18% ब्याज पे चीज़ें उठा लेते हैं, तो ये तो सही थोड़ी है। बाप ने वो दे दिया, कपड़े की सिलाई कपड़े से महंगी हो जाती है, कई बार होता ही है, समझ गए बराबर। ये अकाउंटिंग हो गई। क्या बाकी रहा हमारा, टेबल, जिस टेबल से हमें क्या पता चलेगा, ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट। सर ये अमाउंट आपने 3 साल का निकाल तो लिया, डिवाइड बाय 3 कर दो ना यार, हो गया यार। जैसे जैसे मैं प्रिंसिपल पे करता जाऊंगा इंटरेस्ट धीरे धीरे, इनिशियल ईयर में ब्याज ज्यादा लगता है और बाद के सालों में ब्याज, इतनी अकल हमारे में है, इतनी कॉमर्स तो हम समझते हैं, इसलिए इसको ऐसे डिवाइड बाय 3, क्योंकि शुरू के सालों में ब्याज ज्यादा आएगा क्योंकि मैं प्रिंसिपल नहीं चुका रहा हूं, और बाद के सालों में मैं जैसे जैसे प्रिंसिपल चुकाता जाऊंगा बाद के सालों में ब्याज। और अभी तो मैंने फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसे 3 साल रखा है, 5 भी होंगे, 7 भी होंगे, 10 भी होंगे, तो टेबल तो हमें सीखनी ही। धन्यवाद।